आपकी इत्तला के लिए ज़िला अदालत के अहाते में मुख्तलिफ महकमों की कार्रवाई के तहत इनामात दिए जा रहे हैं। और अब रोज़मर्रा में सबसे अच्छे कामकाज का इनाम जो एक ट्रॉफ़ी की शक्ल में है, हमें ये बताते हुए बेइंतहा मसर्रत हो रही है कि इस साल भी ये इनाम उसी महकमे ने जीता है जिसने पिछले साल हासिल किया था। जी हाँ, फाइलिंग महकमा, जहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। और मुझे ये ऐलान करते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इस कामयाबी का सेहरा इस महकमे के सरताज जनाब अविनाश घोषाल को जाता है। जनाब अविनाश घोषाल, जो अपने फुर्तीले काम और अच्छे सलीके के लिए जाने जाते हैं। इस मुबारक मौके पर चंद अल्फाज उन्हीं से, जनाब अविनाश घोषाल। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिससे भी जहाँ पर भी सीखा है वही सिखाया है, और जो किया है वो मेहनत और ईमानदारी से। शायद यही मेरी कामयाबी का राज है। नमस्कार। गुड मॉर्निंग सर। तो आ गए आप जनाब अविनाश घोषाल। आपको मेरे आने की इत्तला थी? जी हाँ। उसके बावजूद आप अपने सेक्शन में नहीं थे। यही नहीं, किसी सबॉर्डिनेट को यह खबर नहीं थी कि आप हैं कहाँ। वैसे बाय द वे, आप कहाँ थे? मैं कोड नंबर 5 में एक अर्जेंट मैटर में हाजिरी देने गया था। जानते हुए कि आज इंस्पेक्शन है, आप उसे मुलतवी कर सकते थे। कोशिश की थी, लेकिन लेकिन क्या? खैर छोड़िए, मुकदमात का रोजनामचा दिखाइए पहले। ये लीजिए। लेकिन ये तो अधूरा है। सर, अभी तो आधे से ज्यादा दिन बाकी है। शाम तक पूरा हो जाएगा। या अपने और स्टाफ के फायदे के लिए ओवर टाइम कराते हैं? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं हूं, ना ही मेरे स्टाफ में कोई ऐसा है। आप मुझसे बहस कर रहे हैं। आप क्या क्या गलत करते हैं उसकी पूरी फहरिस्त है मेरे पास। आप जो जानते हैं गलत जानते हैं। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। आप सामने से जवाब दे रहे हैं। अपने से बड़ों से कैसे बात की जाती है, इसकी तमीज नहीं है तुम्हें? खैर, रिकॉर्ड्स की फाइल दिखाइए। वो रिकॉर्ड रूम में है। रिकॉर्ड रूम में? मैं रिकॉर्ड रूम में जाऊंगा? यहां मंगवाइए उसे। रिकॉर्ड कीपर की तबीयत ठीक नहीं है, वो जरा देर से आ रहा है। व्हाट नॉनसेंस! ये खबर थी ना आपके पास? फिर भी हर सवाल के लिए जवाब है आपके पास। जिंदगी में कोई मैनर्स, एटिकेट्स नहीं सीखे ना? आप कब से आए? 3 साल से। 3 साल से? आपने तो मेरा मूड खराब कर दिया। फिलहाल मैं जा रहा हूं, बाद में बात करता हूं। अविनाश सर, आपने देखा ये इंस्पेक्टर सर आपके हर काम में नुक्ताचीनी कर रहे हैं। बार बार, हर वक्त, कहीं चैनी नहीं। कोई बात नहीं, कहां तक करेंगे? हमने जब ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो फिर डर कैसा? वो तो ठीक है सर, मगर ये रोज रोज की ज्यादतियां कैसे बर्दाश्त करते हैं आप? भगवान पर भरोसा है। जब अच्छा वक्त नहीं रहता है तो बुरा भी नहीं रहता है। बस इंस्पेक्शन हो जाए, कुछ दिनों में तबादला हो जाएगा, तब सब ठीक हो जाएगा। सर,
आओ सुबोध, तबादला हो गया है मेरा। अब जा रहा हूं यहां से। अब सर, वो जज साहब से मिल के जाएंगे ना? कौन से जज? वही जो इंस्पेक्शन करने आए थे, और अब हाई कोर्ट में वो ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के प्रमोशंस और ट्रांसफर्स के इंचार्ज हैं। नहीं, उनसे नहीं मिलूंगा। सर, कहीं गलती तो नहीं कर रहे? नहीं, जो कर रहा हूं सोच समझ के कर रहा हूं, और वही किया है हमेशा। बट सर, वो कुछ नहीं कहो, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, नमस्कार। ओके सर, नमस्कार। मिस्टर दत्ता जी, यही नाम है ना आपका? जी सर। आप हाई कोर्ट में कोर्ट मास्टर कब से हैं? 3 साल से सर। ओके। पेंडिंग केसेस की ईयर वाइज लिस्ट तैयार करवाइए। जी जी, बेहतर और सर। जो प्रमोशन की लिस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आई है वो भी लाए हैं आप? ये लीजिए सर, ये रही। अनंत कुमार बरुआ, आशीष दत्ता, दिव्या चटर्जी, अविनाश घोषाल। ये अविनाश घोषाल कौन है? अरे सर, बहुत काबिल अफसर हैं। यहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में थे, फाइलिंग महकमे में। उन्हीं की वजह से इस महकमे को सबसे बेहतरीन महकमे का इनाम लगातार 2 साल मिला है सर। अभी यहाँ से ट्रांसफ़र होकर गए हैं। बहुत भले आदमी हैं, अच्छे काम के लिए जाने जाते हैं। सब जज बनने वाले हैं सर। ठीक है, जो कहा है वो लिस्ट तैयार करवाइए। जी सर, जी सर। अविनाश घोषाल, सब जज बनेंगे। भूला नहीं हूं मैं, और शायद वो भी नहीं भूला होगा। अविनाश सर, अविनाश सर। यस। आपने सुना, आपकी जगह किसी आपसे जूनियर को सब जज बना दिया गया है। जानता हूं, ऑर्डर्स भी देखे हैं। सर, अब कुछ करिए ना। अरे नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। अविनाश सर। सर। जी मिस्टर तपन, हमारे महकमे की डिटेल रिपोर्ट्स तैयार कर रही है जी। पिछले 5 सालों की। केसेस की कितनी अर्जियां आईं, कितनी निपटाई गईं, और कितनों में क्या फैसला हुआ। पहले साल भर का बनाओ, फिर महीने के महीने। सर, साल भर का काफ़ी है, महीने का तो किसी ने बनवाया ही नहीं। अगर आपको साल भर की औसत निकालनी है तो उसकी औसत महीने भर की भी निकालनी होगी। तभी आपको साल भर का आउटकम पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि कमी कहां पर है। जाइए, तैयार करवाइए। जी बेहतर है सर, अभी जाता हूँ। अविनाश सर, सर कहीं ऐसा भी होता है कि 3-3 लोग हर साल एक एक करके जूनियर साहब को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाए? हाँ जानता हूं, सर्कुलर भी देखा है मैंने। ये तो सरकारी नौकरी है सर, और इस पर भी इतनी बड़ी पोस्ट। ये क्या काजियों का जमाना आ गया है? लेकिन योगेश, तजर्बेकार कहेंगे कि इससे भी ज्यादा नाइंसाफियां होती हैं। ये तो कुछ भी नहीं। खैर सर, आप कुछ तो कीजिए, बस यही कहने आया हूं मैं। अच्छा, चलता हूं। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि अच्छे काम और बर्ताव के ऊपर किसी इंसान का अपना मिजाज भी होता है, उसको ज्यादा तरजीह देता है। जमाने का ये दस्तूर भी देख लिया, अब इससे निजात नहीं मिलेगी। अपनी इज्जत आबरू और ये शानदार नौकरी, दोनों में से एक को चुनना होगा। अब 2 कश्तियों पर कदम रखा नहीं जा सकता, और ये फैसला मैं कर भी चुका हूं। इंसानियत और खुददारी से जीना
अगर गुनाह है तो मैं ये गुनाह एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। छोटी बहू, दफ्तर से आ गया हूं। कपड़े बदलकर, हाथ मुंह धोकर नाश्ते के लिए आता हूं मैं। जी अच्छा। ऐसे हालात में इतना अरसा रहा हूं, हैरत है कैसे रहा। खैर, जाने दो, इतने दिनों के बाद रिहाई हुई है। छोटी बहू, सरकारी खबर आने में भी वक्त है। वो आज मुझे हाई कोर्ट के एक दोस्त का तार मिला है कि मेरे जेल की मियाद खत्म होने वाली है। ज्यादा देर नहीं होगी। अब देर नहीं होगी ऐसा मैं खुद भी जानता था। अरे बाबा, आज आप जल्दी आ गए। रुको, पंखा लेके आती हूँ, बहुत गर्मी है आज। सुनिए, ये जो अभी अभी आप कह रहे थे, मैं कुछ समझी नहीं। क्या मतलब है इसका? तुमने शायद सुना होगा कि कोई घोष बाबू जो मुझसे पीछे है, 6 महीने के लिए सब जज हो गए। जी। हाक साहब के कोर्ट में आने के बाद पिछले 3 सालों में यही होता आया है। मैंने इसके बारे में कभी भी एक लफ्ज नहीं कहा। सोचा था कि इस नाइंसाफी को किसी दिन वो खुद ही समझ जाएंगे। 1 साल देखा, दूसरा देखा, तीसरा भी देखा, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। कम से कम उस आदमी के रहते तो कभी नहीं होगा। ऐसे हालात को इतने दिन तक बर्दाश्त करता रहा, सहता रहा, लेकिन अब नहीं। अगर और सहूंगा तो इंसानियत कहां रह जाएगी। बाबा, ये लो पानी। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कल जब शाम को सदराला के यहाँ घूमने गई थी तो कुछ इसी तरह की बातें सुनकर आई थी। वो कह रही थी कि कोई कब तक सहेगा, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मैं तब भी नहीं समझी थी कि ऐसा क्यों कह रही है। सुनिए, तदबीर तकाजे के बगैर आज के ज़माने में कौन सी बात होती है, और इंसानियत कायम रखने के लिए क्या किया है आपने, जरा सुनूं तो सही। तदबीर तकाजे नहीं किए जाते वो मैं कर भी नहीं सकता, लेकिन जो कर सकता हूं वो जरूर किया है मैंने। सुनूं भी कि क्या किया है आपने, बतलाएंगे भी? वो है नौकरी से इस्तीफा देना, और इस्तीफा दे भी दिया है। क्या? ये क्या कह रहे हैं? इतने लोगों को भूखा मारने का अहद ले लिया है क्या? काम छोड़ो तो भला, तुम्हारी कसम खाकर कहती हूं कि उसी दिन मैं खुदकुशी कर लूंगी। दरख्वास्त अगर दे ही दी है तो वादा करो कि कल के कल वापस ले लोगे। नहीं। क्या? क्यों नहीं? तंग आकर रौ में बहकर लोग न जाने क्या क्या कर बैठते हैं, लेकिन इसका कोई बदल नहीं है क्या? रौ में बहकर तो मैंने ऐसा नहीं किया है छोटी बहू। जो कुछ किया है सोच विचार कर ही किया है। इसका मतलब इस्तीफा वापस नहीं लोगे? नहीं। तो तुम चाहते क्या हो, कि मैं मर जाऊं? तुम तो जानती हो छोटी बहू कि मैं इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता। तुम बीवी होकर अगर मर्द की मर्यादा को इस तरह से खत्म करती हो कि लोगों के सामने सर उठाकर खड़ा भी ना हो सकूं तो क्या? देखो, ऐसा है। बाबा, नहीं बाबा, इस वक्त माँ में सोचने
और करने की ताकत नहीं है। तुम उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते बाबा। शाश्वती, तू जा यहाँ से, चली जा, कहती हूँ चली जा यहाँ से। देखो माँ, अगर जाना ही है ना तो बाबा को साथ लेकर जाऊंगी, तुम्हारे पास छोड़कर नहीं जाऊंगी मैं। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम्हारे पास उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। चलो बाबा, चलो ना, हम जरा नहर के किनारे घूम आए। शाम के बाद मैं खुद तुम्हारा खाना बना दूंगी। इस वक्त खाना रहने दो। चलो उठो, खड़े हो ना। हाँ, अब चलो। माँ, हम जाकर आते हैं। रुक जाओ। हकीकत में क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि नौकरी छोड़ देने पर तुम्हारे घर के इतने सारे लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे? छोटी बहू, मैं... ओहो माँ, अब ये खाने की तुम्हें क्या परेशानी हो गई है? लेकिन ऐसी बात पर देखो माँ, रोना तो नहीं चाहिए ना। अरे, नौकरी छोड़ने पर भी बाबा को पेंशन तो मिलेगी ही, और वो 300 से कम क्या होगी बताओ ज़रा। बगल वाले मकान के संजीव बाबू 60 रुपये तनख्वाह पाते हैं, और उनके यहाँ तो खाने वाले भी 9-10 हैं माँ। लेकिन कितनी बार गई हूँ उनके यहाँ, देख कर आई हूँ कि खाना हमारे यहाँ से कोई बुरा नहीं होता। अब जब उनका चल रहा है तो हम 3-4 जनों का खाना पहनना क्या नहीं चलेगा बताओ ज़रा। शाश्वती, तू दूर हो जा, तू दूर हो जा मेरी नज़रों के सामने से। जब अपना घर बसाना तब गृहस्थी बना दिखाना। मेरे घर में दखल दिया तो तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। अच्छी बात है माँ, तो वही करो। मैं बाबा का हाथ पकड़कर चली जाऊंगी। तुम और भाई बाबा की पेंशन का सारा रुपया लेकर जो चाहे करना, हम कुछ नहीं कहेंगे, ना कुछ बोलेंगे। और हमारी फिक्र ना करना, मैं लड़कियों के किसी स्कूल में नौकरी करके अपने बाबा का खर्च चला लूँगी। चलो बाबा, चलें, शाम हो जाएगी ना। मैं कहती हूँ रुक जाओ। तुम्हारी ये कैसी भीष्म प्रतिज्ञा है? इसमें क्या कोई हेर फेर नहीं हो सकता? नहीं, कुछ नहीं होने का। देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे सुख दुख की हिस्सेदार हूँ, मैं तुम्हारी हमनफस हूँ। अगर ये सच है तो इतने दिनों तक मेरे सुखों का हिस्सा लिया है, अब मेरे दुखों का हिस्सा भी लो। मैं हर तरह से तैयार हूँ, मगर सारी इज्जत आबरू कायम रखने के लिए तनख्वाह के रुपए काफी नहीं है, तो फिर पेंशन के थोड़े से रुपयों से गुजारा कैसे होगा? समझिए। इज्जत आबरू का मतलब अगर अमीरी ठाठ समझ रखा है तो वो नहीं होने का, मैं मानता हूं। नहीं तो यूं संजीव बाबू का भी तो चल जाता है। लेकिन तुम्हारी ये लड़की 18 बरस की हो गई है, उसकी शादी कैसे करोगे तुम? मेरी शादी? माँ, मेरी शादी के लिए तुम फिक्र ना करो। देखो, अगर कुछ सोचना ही चाहती हो ना, तो ये सोचो कि संजीव बाबू ने अपनी 2 बेटियों का ब्याह कैसे किया होगा। शाश्वती, मुंह चली, मेरी नजरों के सामने से अब भी क्यों नहीं हटती तू? माँ, हट जा, मैं कहती हूँ हट जा मेरे सामने से। जाती हूँ माँ, जाती हूँ। बाबा चलो ना, आओ। थोड़ी देर में चलते हैं बेटा। भ्रमर कयोगिया श्री कृष्ण বিচ্ছেদের অনলে
भगवान, ए मेरे भगवान, हर बार आपसे प्रार्थना करता हूं और हर बार लगता है कि मेरा काम हो जाएगा। इस बार मेरी ICAS के इम्तिहान की तीसरी कोशिश है भगवान। इस बार मदद जरूर करना ताकि कामयाबी मेरे कदम चूमे। ये तो अच्छा है कि कुछ अपनी इज्जत आबरू बनी हुई है कि मेरी नज़में बातायान रिसाले में छपती रहती हैं। वैसे और कोई रिसाला लेता भी कहाँ है। हौसला अफजाई के लिए बातायान के एडिटर अक्सर लिखते हैं, हिमांशु बाबू, आपकी नज़में अच्छी हैं, अगली बार एक नज़्म और साथ में भेजना, मगर थोड़ी छोटी हो, और साथ में हिशारवती देवी की एक नज़्म ज़रूर भेजिएगा। वैसे आज तक ये समझ नहीं पाया कि बातायन के एडिटर सच लिखते हैं या मजाक करते हैं, या उनके जहन में कोई और बात है। भाई भाई एक बात कहूँ, ये खत दोस्तों को ना दिखाते फिरना। क्यों क्यों? अरे बता तो सही। नहीं, बस यूं ही कह रही थी। वो क्या है ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना क्या अच्छा लगता है। ये तो अच्छा है कि नज़में भेजने के पहले बेहतरी के लिए तुम्हें पढ़वा देता हूँ और मेरी गलतियाँ दूर हो जाती हैं। कितनी बार ठीक किया है ना मैंने, और हर बार और बेहतर बन गई थी। हाँ, मानता हूँ। मैंने तेरी तरह बाबा से संस्कृत, व्याकरण, काव्य साहित्य नहीं पढ़ा है। हाँ, इसमें मेरा क्या कसूर है बता। लेकिन शाश्वती, तू ये जान ले, ये कुछ भी नहीं है। 10 रुपए महीने पर एक पंडित रखने से सब कुछ बन जाता है। अच्छा? और जो मैं नज़में लिखता हूँ ना, नज़्म की सच्चाई जिंदगी में है, तसव्वुर में है, जज्बे में है, उसके इजहार में है। वहां तेरे जादुई एहसास की क्या मजाल के टांग अड़ाए। हाँ, समझ गई भाई, मैं समझ गई। इसी बात पर एक अच्छी नज़्म सूझ गई है, अभी लिखता हूँ। हिमांशु, माँ, क्या हुआ माँ? तू जानता है कितना सत्यानाश हो गया है। हाँ, सत्यानाश? क्या हुआ माँ? अब कैसे गुजारा होगा, कैसे रहेंगे हम सब। अरे माँ, लेकिन बताओ तो सही, हुआ क्या है? कौन समझाएगा अभी ने, मैं तो समझा के हार गई। मेरी किसी बात का उन पर असर नहीं पड़ता, बस जिद पकड़ कर बैठ गए हैं। अब तू ही बता, ऐसा भी कोई करता है क्या? अरे माँ, क्या किया है बाबा ने, मुझे बताओ तो सही। तेरे बाबा ने नौकरी छोड़ दी है। क्या? नौकरी छोड़ दी है? मगर क्यों माँ? क्यों छोड़ दी, ये मैं क्या कहूँ। उनकी इंसानियत को ठेस पहुंच रही थी, इसलिए। इंसानियत को ठेस कैसे? इसलिए कि उनकी जगह कोई और आदमी सब जज बन गया है और वो नहीं बन सके, इसलिए। लेकिन माँ, इस पोस्ट के लिए बाबा तो सबसे सीनियर मोस्ट हैं। वो अपने काम और अच्छे मिजाज दोनों से जाने जाते हैं, मगर ये हुआ क्यों, कैसे? मैं नहीं जानती, पर मैं साफ साफ कह देती हूँ हिमांशु, ये बदगुमानी के सिवा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे वो तो ठीक है माँ, मगर बाबा के ऐसा करने की कोई वजह तो रही होगी। कुछ नहीं, सिर्फ हमें भूखा मारने के लिए अहद करके आए हैं तेरे बाबा। अब तू ही बता, ऐसा भी कोई करता है क्या? मामा तुम नहीं कहती, तुम ठीक हो, मगर बाबा ने ऐसा क्यों किया बाबा? ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं? मैंने क्या बहुत भारी गलती की है? मैं समझता था कि मेरे इस कदम को कोई समझे ना समझे, छोटी बहू जरूर समझ जाएगी, बल्कि
फक्र महसूस करेगी और बच्चों को भी समझाएगी कि उनके बाबा ने ऐसा क्यों किया। मगर यहां तो सब उल्टा हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि छोटी बहू को इस तरह की ठेस पहुंचेगी। इंसानियत के नाते कुछ ऐसा करना गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं। बाबा, बाबा, आप रो रहे हैं बाबा? ऐसा क्या हुआ है? मैंने आपको कभी भी ऐसी हालत में नहीं देखा। बाबा देखो, तुम कुछ भी मत सोचो। जो हुआ है ना, बिल्कुल ठीक हुआ है। देखो ना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मुझे संभालना, मैं तुम्हें संभालूंगी। हाँ? शाश्वती बाबा, बेटी। बाबा, अब जी भारी ना करो। चलो आओ, नहर के किनारे चलते हैं। मन हल्का हो जाएगा आपका। आओ चलो। आओ बाबा, मेरे अच्छे बाबा। भला बुरा। अभी आपने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की बंगला कहानी का उर्दू रेडियाई रूप सुना। तरतीबकार थे डॉक्टर अश्वनी कुमार। हिस्सा लेने वाले फनकार थे दिनेश वर्मा, अजय मनचंदा, मनोज बिसारिया, एस.एम. शरीफ, शोभना भारद्वाज, सविता शर्मा और डॉक्टर अश्वनी कुमार। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन शादाब अली खान।